तो एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में मैंने तुम लोग को बताया है ना, कि एबनॉर्मल मास में किस तरीके से नॉर्मल मोलर मास जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो कहना ये था मेरा कि मास एबनॉर्मल किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे वजह दो हैं, है ना, यहाँ पे दो वजह हैं, एक तो एसोसिएशन है और दूसरा वजह क्या है, डिसोसिएशन है। एसोसिएशन में क्या होता है, मास डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है ना। जैसे कि सपोज दैट मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे सामने, इसको देखो यहाँ पर। अगर मैं इस तरीके का डायग्राम बना देता हूँ, मान लो ये है तुम्हारे पास, ये चीज़ है RCOOH, ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, है ना। अब लेकिन मैं इसको मान लो रिएक्शन कर रहा हूँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो किस तरीके से एसोसिएट होते हैं, है ना, वो चीज़ देखो किस तरीके से एसोसिएट हो जाते हैं। देखो ये R हो गया, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये OH, ठीक है ना, ये चीज़ दिखाई दे रहा है तुमको, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसी को दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रखो, जैसे कि RC डबल बॉन्ड O, है ना। ये पल्ले नहीं पड़ा। क्या, समझ नहीं आया भैया क्या लिखवाया है आपने। क्यों, पहली बार पढ़ रहे हो ये? रही थी उस टाइम इसलिए। रुक मैं दोबारा बता रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे बताता हूँ, रुक जा, ध्यान लगा के पढ़ो, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत दो, इधर उधर देखोगे वो एकदम आधा। एकांत रोड पे गांव गए हो ना तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो गई। ये देखो, अब मैंने कहा कि मैं नहीं रिएक्शन कर रहा भैया। हूँ, यहाँ पे RCOH है, ठीक है ना, इसको मैं इसी के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, RCOOH के साथ। तो मेरा बनेगा क्या भाई, है ना, ये क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में। किस तरीके से जुड़ेंगे, RC डबल बॉन्ड OH। वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या बोल रहा है भाई, क्यों परेशान हो रहा है? तो ये चीज़ का डायग्राम मैंने इस तरीके से बना दिया। सिमिलरली इस चीज़ का डायग्राम भी बनाऊंगा मैं। ये हो गया R, ये हो गया C, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O, और ये हो गया तुम्हारे पास H। अब देखो होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, है ना। कैसे बनेगा, देखो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, बना लिया, और ये ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एसोसिएट हो गया, है ना, एसोसिएट हो गया। तो इसका मास क्या हो गया, डबल हो गया, है ना भाई, ये एक्स था, ये एक्स था, अब ये क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है। तो ये था एसोसिएशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएशन, है ना। अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ तो, ऐसे कर दूँ तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, टूट जाना, है ना। जैसे कि ये देखो मेरे पास NaCl है, मेरे पास है NaCl एक्स टाइम से, है ना। अब मान लो मैं इसमें से इसका डिसोसिएट कर रहा हूँ, डिसोसिएशन कर रहा हूँ, तो इसमें से क्या होगा, कुछ चीज़ें घट जाएगी, एक्स में से मान लो कुछ घट गया हमारे पास, मान लो एक्स में से मेरे पास घट गया अल्फ़ा एक्स, तो उस साइड क्या बनेगा, उस साइड बनेगा क्या, NaCl में से हटेगा तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये बनेगा ना, ठीक है ना। और मैंने तुम्हें बताया था जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, जितनी माइनस यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है उतनी कंसंट्रेशन वहाँ पे बनती भी है। तो यहाँ से अगर x में से माइनस अल्फ़ा एक्स हो रहा है तो वहाँ पे अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा एक्स बनेगा भी, ऐसे ही पढ़ाया था ना मैंने। जी भैया। जो लोग रिवीजन नहीं करते हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, लेकिन जिन लोगों ने रिवीजन किया था इक्विलिब्रियम को बढ़िया से, मैंने टेस्ट वगैरह भी लिया था, तुम लोग को अगर याद होगा तो, ठीक है ना। तो उसमें मैंने इस तरीके से बताया था एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अब देखो यहाँ पर एक्स था लेकिन यहाँ पे तो मास कुछ और आ गया है ना। तो कहने का मतलब है कि मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना। तो जो चेंज हो रहा है मास, तो चेंज मास को हम लोग क्या कह देंगे, एबनॉर्मल मास। तो ये जो 2x आया इसको हम लोग क्या कह देंगे, एबनॉर्मल मास। तो मास बढ़ भी सकता है, मास घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो तुमने सब्सटेंस लिया है उसका एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। बात समझ में आ गया।
ये मैंने यहाँ पर लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी जगह तुम इथेनॉइक एसिड भी ले सकते थे, और बुक में जो एग्जाम्पल है वो इथेनॉइक एसिड के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ तक समझ आया तुम लोगों को? जी भैया। ठीक है, सबको आ गया होगा क्योंकि ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ये अभी 12th का स्टार्ट नहीं किया मैंने। एक्चुअली जो थ्योरी है ये भी एक तरीके से 12th का नहीं है पूरे तरीके से, आधा 11th का आधा 12th का है। ठीक है ना, बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है, जो एमसीक्यू में आ सकता है ना। जैसे पहला पॉइंट देखो, आप बोल रहा है सम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट विद लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। बोला है कि कोई मॉलिक्यूल है आपके पास सॉल्वेंट का जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है मैंने फिजिक्स में पढ़ा दिया है, और जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा उनको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब मालूम होगा, राइट। तो मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे नहीं जाऊंगा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो मैंने एक इथेनॉइक, क्या हो गया अब, क्यों इसका माइक खुला है? हाँ, तो मैंने इथेनॉइक एसिड लिया। अब इथेनॉइक एसिड को मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो ये इथेनॉइक एसिड क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये डाइमराइज करके भी दिखाया ना मैंने कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किस तरीके से इथेनॉइक एसिड डाइमराइज होता है। तो जो डाइमराइज होगा वो किस मीडियम में होगा, मीडियम क्या है, बेंजीन है। ठीक है ना। तो अगर मैं इथेनॉइक एसिड को, है ना, अगर बेंजीन में डालता हूँ तो इथेनॉइक एसिड क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा इन दिस मैनर, इस मैनर में डाइमराइज होगा। दिख रहा है ना तुमको कैसे डाइमराइज हो रहा है भाई। आर की जगह अगर मैं CH3 लगाऊंगा तो इथेनॉइक एसिड हो जाएगा। आर की जगह अगर मैं CH3 लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं CH3COOH, तो ये इथेनॉइक एसिड हो गया, है ना भाई। तो ये डाइमराइज हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। और मीडियम क्या रहेगा, बेंजीन। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया? बोलो एक बार और। एक बार और। डायमराइज का मतलब? डायमराइज का मतलब उसके मास जुड़ जाना। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे तुमने शीशे में देखा, तुम्हारा एक फिगर और दिखाई दिया, है ना। और वो अगर तुम दोनों फिगर को अगर मैं एक साथ जोड़ देता हूँ तो वो तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ। उसी तरीके से है। तो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था ना तुमको, देखो एक इथेनॉइक एसिड मैंने मान लो ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने इस फॉर्म में, तो डाइमराइज हो गया ना, डाइमर बन गया, 2 टाइम्स हो गया, हाँ। है ना। तो डाइमराइज का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल का जुड़ जाना, ठीक है। ये तो ऐसा है ना। क्या? अरे ये एसोसिएट है ना। हाँ, तो एसोसिएट होगा तभी तो डाइमराइज होगा। अच्छा, बिना एसोसिएट हुए थोड़ी ना कोई डाइमराइज हो जाएगा। तो ये बात तुम ध्यान रखना है। तो डाइमराइज में इसका मास क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया है ना। पहले x था, अब कितना हो गया है, डाइमराइज हो गए दोनों, x तो कितना बन गया, 2x। तो डाइमराइज का मतलब डाई मतलब 2, है ना, 2x हो जाएगा मास। इतना क्लियरली समझा रहा हूँ, ठीक है। डाई का मतलब 2, डाइमराइज का मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा मास। इतना शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ। समझ में आ गया नहीं आया, बताओ? हाँ भैया, आ गया। ठीक है ना। तो एसोसिएट हो रहे थे मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, एसोसिएशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। सारे इथेनॉइक एसिड का मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, है ना, बेंजीन के अंदर, क्योंकि बेंजीन के अंदर ही रिएक्शन होता है। बेंजीन इज द मीडियम, है ना, जहाँ पे इथेनॉइक एसिड डाइमराइज करेगा अपने आप को, है ना। अब बेंजीन के अंदर सारे के सारे इथेनॉइक एसिड क्या हो रहे हैं भाई, एसोसिएट हो रहे हैं। इसका मतलब TB और TF इथेनॉइक एसिड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा अपने नॉर्मल वैल्यू से। अगर मान लो इथेनॉइक एसिड का, अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो TB है, तो जब ये डाइमराइज हो जाएगा तो आफ्टर डाइमराइजेशन इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल है ये, ठीक है ना, इसको प्रैक्टिकली देखा गया है, ठीक है। द मोलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा TB और डेल्टा TF विल बी 2s। मोलर मास क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ बताया भी था मोलर मास कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2x, ठीक है ना। अब इस बात को मैं बार बार नहीं बताऊँगा, 2s हो जाएगा। और मोलर मास तुमने इस फॉर्मूले से निकाला था, डेल्टा TB वाले फॉर्मूले से, याद है तुम्हें? इस तरीके से निकाल लेते हम लोग, m2 इजकल टू में क्या था, KB इंटू में W2, है ना, इंटू में क्या था,
थाउजेंड अपॉन में डेल्टा टी बी, है ना, इनटू में क्या था आपके पास W1, यही था ना फॉर्मूला, हाँ भैया। है ना। बहुतों को तो याद भी नहीं होगा, ये कहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है अगर डायमराइज होगा, हाँ, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। द वैल्यू ऑफ मोलर मास इज आइदर लो, या तो मोलर मास लो होगा या तो हाई होगा, वो डिपेंड करता है कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू, ठीक है ना। इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ये भी एक तरीके का क्या है, डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया जो कि बहुत सिंपल होगा, ठीक है ना, ये सिंपल डेफिनेशन है, और थोड़ा बेकार सा डेफिनेशन ऊपर था, लेकिन ये डेफिनेशन ऊपर वाला ज़्यादा कंप्लीट है। तो ये बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इन 1880 वेंट हॉफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर, वेंट हॉफ एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया। वो फैक्टर क्या था भाई, आई, है ना, इसको आयोटा मत बोल देना, इसको आई बोलते हैं, है ना। और इस आई को ही बोलते हैं हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर। तो इस आई को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर से हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन के अंदर एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ है, ये बात हमको मालूम पड़ जाती है वेंट हॉफ फैक्टर से, ठीक है ना। तो अगर तुम लोग पूछोगे कि भाई कैसे मालूम पड़ रहा है, आई से हमें कैसे मालूम पड़ जाएगा कि एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो मैं तुमको बताना चाहूँगा डिसोसिएशन में अगर आप आई कैलकुलेट करते हो, अगर आप आई कैलकुलेट करोगे तो आई की वैल्यू, है ना, ग्रेटर देन 1 आएगी डिसोसिएशन में, और एसोसिएशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, लेस देन 1 आएगी। हाँ, एसोसिएशन में क्या होगा, आई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो समझ जाना डिसोसिएशन हुआ है, अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 आ गया तो समझ जाना एसोसिएशन हुआ है। तो मॉलिक्यूल का मास डबल होगा या हाफ होगा, वो डिपेंड करेगा आई के ऊपर कि आई की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। आई की वैल्यू अगर भाई ज़्यादा है इसका मतलब मास कम हुआ है, डिसोसिएट हुआ है चीज़। अगर आई की वैल्यू कम है इसका मतलब चीज़ें एसोसिएट हुए हैं, उनका मास बढ़ जाएगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर ने ये आई की वैल्यू बताई थी। अब ये निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला दिया था उन्होंने, है ना। तो आई का एक फॉर्मूला होता है, मैं छोटा सा शॉर्टकट में एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। आई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास, क्या बताओगे कुछ, एम सी अपॉन में एम ओ, एम सी अपॉन में एम ओ, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो एम सी क्या है, कैलकुलेटेड मोलर मास, और एम ओ क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है ना। तो सी मतलब कैलकुलेटेड और ओ डिनोट्स फॉर ऑब्जर्व। तो ये फॉर्मूला दिया था उन्होंने आई निकालने का। तो अगर आप आई निकालते हो, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ है, अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है इसका मतलब एसोसिएशन हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन भी दिया था वेंट ऑफ ने, कि वेंट ऑफ फैक्टर आई कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल टू एबनॉर्मल मोलर मास ये रेशियो है। एक फॉर्मूला और आ गया, क्या है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ लिख देता हूँ ए एन, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला मैंने यहाँ नीचे लिखा, 2 फॉर्मूला हो गए। तीसरा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना, वो अल्फ़ा के टर्म में होता है। फिलहाल तो 2 फॉर्मूला आ गया। तो आई क्या होता है, रेशियो होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन में अबनॉर्मल मोलर मास का, या ये कह सकते हो कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अभी ये सिर्फ फॉर्मूला है ना, अभी हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, कोई एग्जांपल नहीं दिया है मैंने। अभी सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें पता करना है कि फॉर्मूला होता क्या। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया है तो फिर तुम न्यूमेरिकल कर लोगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी सारी कलाकारी आई कैसे निकालते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आई निकालना सीख जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये फाइनली जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये कौन है, ये हार कौन है भाई, ये हार नाम है, नाम वाम लिख के आया करो, ठीक है। बताओ सर ये मैं ओम। कौन, ओम सर, ओम। अच्छा ओम, गाँव आ गए भाई गाँव से, यस सर, आ गया सर। चलो ठीक है।
चलो ये फॉर्मूला सबको हो गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आई क्या होता कौन है? सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर? चैप्टर नंबर 2 आज लास्ट है, ख़त्म है आज। तो आज तो देख लो, ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक है ना? तो सर मैं फिर कल की क्लास ज्वाइन कर लूंगा। हाँ कर लेना, कल नुमेकल कराऊंगा। ऐसा है ठीक ना है। कि आज की भी कर लो यार, आज भी इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, आज ठीक कर है ही लो। सर। तो आई का सर फॉर्मूला बता। इंटर रिलेटेड तो नहीं होगा ना? सब रिलेटेड है भाई, सब रिलेटेड है, और ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये तो पूरा पूरा रिलेटेड है। ठीक है। ठीक है, तो आई का एक फॉर्मूला बताया था, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, और दूसरा बताया था ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब देखो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा है, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया है ना, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया आई का, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ, और ये तीसरा फॉर्मूला है ना। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बस ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है भाई, यूज़फुल होता है। तो ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात को ध्यान रखना है तुम्हें। ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो अब मेरा काम है एसोसिएशन और डिसोसिएशन को पढ़ा देना। उससे पहले मैं बता दूं, तुमने जो ये फॉर्मूले पढ़े थे, डेल्टा टी बी इजकल टू में के बी इंटू एम, इसको आई से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। डेल्टा टी एफ इजकल टू में के एफ एम पढ़ा था, इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला पढ़ा था, उसको अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, ठीक है ना, इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था उसको आई से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बात समझ आ गई भाई? हाँ भैया। बाकी मैं एसोसिएशन डिसोसिएशन का मैं थोड़ा वो करवा देता हूँ कि न्यूमेरिकल करने में तुम्हें आसानी हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट खोल दूंगा अभी, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, सॉल्यूशन पे, राइट। तो देखो, हमें वेंट और फैक्टर में तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में, और एक फॉर्मूला से मैं आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। तुम लोग ध्यान से देखना इसको भी। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है ना। इसमें जो हम लोग पहला चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, है ना, वो है डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये 2 बात ध्यान रखनी है। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए मैं एक छोटा सा नॉर्मल सा रिएक्शन ले लूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना, और उसी को लेकर के मैं यहाँ पे समझा दूँगा क्या है क्या नहीं है। ओके, मान लो एग्ज़ाम्पल मैं रिएक्शन से लूँगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर ए एन है ना, और इसको मैंने तोड़ दिया है नंबर ऑफ़ ए में, है ना। मान लो यार यहाँ पे तुम्हारे पास, मान लो यहाँ पे Cl2 है, अभी Cl2 एसोसिएट फॉर्म में, अगर इसको तोड़ देता हूँ मैं 2Cl माइनस में, तो ये क्या हो गया, डिसोसिएट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ये हाँ, तो ये जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, दैट इज़ जनरल रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में मान लो इसकी कंसंट्रेशन जो तुम्हारे पास थी वो ए थी, और ये कुछ बना ही नहीं था, है ना। और इस ए में से मान लो ए अल्फ़ा इतना कंसंट्रेशन घटा दिया मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, ए था, ठीक है ना। इस ए में से ए माइनस अल्फ़ा घटा दिया मैंने, तो जितना घटाऊंगा उतना ही बनेगा इस साइड, तो इस साइड क्या बनेगा, ए अल्फ़ा बनेगा। लेकिन ए तो नंबर ऑफ़ टाइम्स है, तो यहाँ एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जनरल रिएक्शन आता है लिखना? जी भैया आता है। हाँ, अब देखो, हाँ, आई का फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई, आई का फॉर्मूला जो थर्ड फॉर्मूला था हमारे पास, है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। कहाँ गया PDF,
ये रहा, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितना है और पहले कितना है, ये देख लो बस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू, तो आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन तो ये रहे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ये रहे। तो देखो ए है माइनस अल्फ़ा है ना, और प्लस एन ए अल्फ़ा है, ये सारे के सारे क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए आफ्टर डिसोसिएशन। और बिफोर डिसोसिएशन क्या था हमारे पास, बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास सिर्फ यही चीज़ था, ए था हमारे पास, है ना। तो इसको ए से क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड मार दूंगा। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं ऊपर से एक कॉमन निकाल दूंगा, एक कॉमन निकाल करके ए से काट दूंगा। होगा ना, क्या हो गया, आपने 2 बार अल्फा कर दिया। हाँ तो ठीक है ना। देख आफ्टर डिसोसिएशन एक तो ये हो गया और प्लस ये, ठीक है ना, ये रहा और ये रहा, क्या दिक्कत है। या ए अल्फा होगा या अल्फा होगा ना, अल्फा अल्फा ले लिया आपने। ओके, आपने कहाँ पे, यहाँ ये अच्छा ये, ठीक है ठीक है, इधर पीछे ओके पीछे। ओके ओके, पीछे पीछे कर रहे हो, ये नहीं बता रहे हो इक्वेशन कहाँ है। ठीक है ओके, ए को कॉमन निकालो और ए से ये तुम लोग काट दो। तो ए को ऊपर से कॉमन निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फ़ा, ए ख़त्म हो जाएगा, तो ए को हटा दो बस, प्लस में एन अल्फ़ा, अल्फा ठीक है ना, इतनी बात बचेगी। इसको और मैं सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इसमें से मैं क्या करता हूँ, प्लस अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ, तो प्लस अल्फ़ा कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n-1, है ना। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई में कुछ चीज़ें प्लस हो रही हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी, है ना। फॉर्मूला देख के पता चल रहा है मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और शुरू से समझा दीजिए। देखो बता रहा हूँ, शुरू से समझ लो। मान लो यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे 2Cl है, इसमें से A हटाया मैं, मतलब पहले कंसंट्रेशन जो था Cl2 का वो A था, और यहाँ पे Cl माइनस बना ही नहीं था, 0, ठीक है ना। तो ये I की वैल्यू लगाएंगे तो पहले कितना मोल है, A है, ठीक है ना। अब बाद में देखो क्या हुआ, इसी A में से कुछ कंसंट्रेशन घट गया, मान लो A अल्फ़ा घट गया, और जितना घटेगा उतना ही वहाँ Cl माइनस बनेगा, तो Cl माइनस भी A अल्फ़ा ही बनेगा, लेकिन Cl 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता है इसमें। तो ये जो भी आएगा इसको जोड़ देना है, तो जोड़ के यहाँ लिख दो, A माइनस में A अल्फ़ा प्लस में 2A अल्फ़ा, है ना। बात समझ में आ गया। अब क्या करो, यहाँ से A को कॉमन निकाल लो, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में 2 अल्फ़ा, ठीक है। बात समझ में आ गया तुम्हें इतना। हाँ भैया। ठीक है, अब देखो I की वैल्यू 1, यहाँ से क्या करो, प्लस अल्फ़ा को बाहर निकाल लो, प्लस अल्फ़ा को बाहर निकालो। अगर प्लस अल्फ़ा को बाहर निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस अल्फ़ा और 1, इसका मतलब I की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। अरे क्या हुआ, घसक जा। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस अल्फ़ा। तो देखो I की वैल्यू क्या आ रही है फाइनली, 1 प्लस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 मान लूँ अगर मैं, सपोज डैट, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 1 2। तो ये बताओ I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया कि नहीं आया। हाँ भैया। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। रखना आना चाहिए तुम्हें, पुटअप करना आना चाहिए, पुट कैसे करते हैं चीज़ों को। भाई ऐसे ही पढ़ाया था ना इक्विलिब्रियम में मैंने, वहाँ पे A को मैं C मानता था, याद करो, C में से C माइनस अल्फ़ा हटाता था मैं, तो A मानो या C मानो कोई दिक्कत नहीं है। तो अबे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, तुम्हारा नेटवर्क ख़राब हो गया है भैया। वो तो चैप्टर 7 में कराते थे क्लास 11th के इक्विलिब्रियम में। हाँ हाँ, वही 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 है, वही चीज़ है ये। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो एसोसिएशन के लिए, है ना, एसोसिएशन के लिए बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पर। तो दूसरा आ गया फॉर एसोसिएशन, ठीक है। अब एसोसिएशन के लिए तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक जनरल रिएक्शन तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। जनरल रिएक्शन मैं लिख देता हूँ,
ये रहा जनरल इलेक्शन लिख देता हूँ मैं। मान लो एन ए है ना, और ये जुड़ रहा है एसोसिएट होकर के मुझे क्या दे रहा है ए एन, है ना। अब तुम कहोगे हमें समझ नहीं आया, है ना, क्योंकि जनरल फॉर्म तुम्हें समझ में आता नहीं होगा। मान लो तुम्हारे पास 2 Cl है और ये जुड़ करके मुझे दे रहा है Cl2। बात समझ में आ गई अब? हाँ भैया। हाँ मुझे मालूम है ना तुम लोग कैसे समझोगे प्यार से समझ में तो आने वाला नहीं है, तो थोड़ा टेढ़ा करके समझाना ही पड़ता है, ठीक है ना। अब मान लो इनिशियली ये ए था और ये बना ही नहीं था, 0 था, ठीक है ना। अब मान लो ए में से कुछ घटा हमारे पास, मान लो ए में से ए अल्फ़ा घट गया हमारे पास, ठीक है ना। अल्फ़ा चलो बीटा ले लेता हूँ ना, सिंबल बदल देता हूँ, मान लो बीटा आ गया, ठीक है ना। ए बीटा घट गया तो उधर भी क्या होगा, ए बीटा जितना यहाँ से घटेगा उतना ही वहाँ बनेगा उस साइड, तो यहाँ भी क्या होगा ए बीटा बनेगा। लेकिन यहाँ पे n है नीचे, तो यहाँ पे नीचे n से क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ये चीज़ें। अब आई के वैल्यू तुम निकाल लोगे आराम से। बिफोर डिसोसिएशन कितना है a, आफ्टर डिसोसिएशन कितना है मेरे पास a माइनस में a बीटा प्लस में a बीटा बाया n, ठीक है। हाँ भैया। अब देखो यहाँ से a कॉमन ले लो और a से a काट देना, तो i की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इधर a हटा माइनस सिर्फ बीटा बच गया इधर, है ना, बीटा, है ना, और प्लस यहाँ से a हट गया, सिर्फ बीटा बाया n बचा, दैट इज़ बीटा, बीटा बाया n बच गया, ठीक है ना। तो ये हो गया बीटा बाया n, तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा, ठीक है ना। इसको और सिंपल तरीके से मैं लिख सकता हूँ i इजकल टू 1। अगर मैं इसमें से प्लस बीटा कॉमन ले लूँ, इसमें से अगर मैं प्लस बीटा कॉमन ले लूँ तो बताओ ब्रैकेट में कितना आएगा मेरे पास 1/n माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक है ना। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो i की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 ही आएगी, ठीक है ना। तो जैसे ऊपर मैंने वो किया था वेरीफाई, उस तरीके से नीचे भी वेरीफाई हो सकता है। i की वैल्यू 1 लेस देन 1 आएगी, तो एसोसिएशन में लेस देन 1 आती है और डिसोसिएशन में क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है कि एसोसिएशन में लेस देन 1 है और डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत यहाँ तक बताओ? नहीं भैया। ठीक है ना। तो तुमको अभी मोटी मोटी बात ये पता चल चुकी है। देखो यार वीडियो को ना दोबारा देख लिया करो, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि तुम इतना कैप्चर, तुम्हारा पावर अच्छा नहीं है कि एक बार में पढ़ के समझ जाओगे, और बच्चे दोबारा देखते भी तो नहीं है वीडियो, पता नहीं उनको क्या होता है यार। संडे को तुम्हारी कोई क्लास नहीं होती, संडे को बैठ के वीडियो देख लिया करो, 1-2 लेक्चर जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे ठीक से समझ नहीं आया है, तो एक बार देख लिया करो वीडियो कितनी बार भी रिवर्स कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे को बार बार रिवर्स करो, बार बार बुलवाओ, बार बार देखो, मेहनत करवाओ मेरे से, ठीक है, संडे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो अभी हम लोगों ने मोटी मोटी बात पढ़ी कि फॉर एसोसिएशन और फॉर डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन हमने पढ़ा i की वैल्यू ग्रेटर देन 1, है ना, और फॉर एसोसिएशन हमने पढ़ा i की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। तो ये 2 बात पढ़ ली। अब i की वैल्यू 1 के बराबर कहाँ होगी, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें नोट ये करना है, नोट i की वैल्यू 1 होता है फॉर यूरिया और शुगर के लिए, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, है ना, ये सब शुगर होते हैं। और यूरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तुम्हें, N2CO, है ना, ठीक है भाई। तो यूरिया और शुगर के लिए i की वैल्यू कितनी लेनी है तुम्हें, 1। और तुम्हें एक मैं MCQ में बता दूं, एक बात बता देता हूं कि i की वैल्यू जितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा, है ना। एक छोटा सा बात ये भी याद रखना तुम्हें नोट में, i की वैल्यू जितना बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात तुमको याद रखना होगा। बाकी इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इतना तक समझ में आया तो बताओ, यहाँ तो कोई बात है तो बताओ मेरे को। डन भैया। क्लियर, पूरा डायरेक्शन समझ में आ गया ना तुम्हें? हाँ। तो फाइनली यही था इस चैप्टर में। चैप्टर फाइनली ख़त्म हो चुका है। आई की वैल्यू कैसे निकालना है, प्रूफ कैसे करना है, मैंने सब बता दिया। और देखो ये जो मैं यहाँ पे जो प्रूफ कर रहा हूँ ना, ये ड्राइव करके इसी के अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है ना। अगर ये चीज़ तुम क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, आई नहीं निकाल पाओगे, तो फिर कुछ नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में क्या होता है, तुमसे बोलेगा सीधा कि बीटा बताओ, क्वेश्चन में बोलेगा अल्फ़ा बताओ, तो अल्फ़ा निकालने के लिए मुझे आई की वैल्यू पता करना ही पड़ेगा। ओस्वाइल डाइल्यूशन में जहाँ तक मैंने तुमको पढ़ाया था सिर्फ अल्फ़ा निकालना पढ़ाया था, याद है तुम्हें? अल्फ़ा इजकल टू में अंडर रूट के ए
बायस सी, याद आ रहा है फॉर्मूला? जी भैया। है ना, याद नहीं आ रहा हो तो सर पे पानी पानी गिरा देना अपने, ठंडा कर लो सर को, और कुछ नहीं कर सकता मैं। बहुत जी जान से पढ़ाया हमने तुम लोग को 11th क्लास में। चलो यहाँ तक तुम्हारी बात हो गई कंप्लीट। क्या करोगे, न्यूमेरिकल दूँ? नहीं भैया, कुछ आगे कराओ। आगे क्या कराऊँ, चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब अभी तो तीसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। बताओ भाई, सब लोग बताओ क्या करना है, अभी क्वेश्चन करना है या फिर अगली क्लास से न्यूमेरिकल करना ये है? इंट्रोडक्शन का थर्ड चैप्टर का अगली क्लास, अगली क्लास। अभी थर्ड चैप्टर का कुछ भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन दे दो। अभी इन लोग की मैथ की क्लास भी होगी, यूनिक वालों की शायद, है ना? नहीं यार नहीं। ये तो थोड़े दिन तक सिर्फ ये कराओ ना न्यूमेरिकल। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, मुझे मीटिंग पे आना 4 दो। दिन तक न्यूमेरिकल करा लो। वो मैं कराऊंगा, मुझे इंट्रोडक्शन मत दो, मैं बढ़ाऊंगा कि मुझे न्यूमेरिकल हर टाइप के कराने हैं तुम्हें। जब तक हर टाइप के करा नहीं देता तब तक मैं वही तो मैं चैप्टर्स आपको पे एडवाइस मूव दे नहीं रहा हूँ, करूंगा। इंट्रोडक्शन थोड़ी ना। हाँ, तो अभी चैप्टर नंबर 3 में मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी न्यूमेरिकल करोगे या अगली क्लास में करोगे, मुझे इतना बता दो बस, उस हिसाब से मैं क्लास को मैं ऑफ कर दूंगा। दोनों में भैया, अगली क्लास में। दोनों में। सब लोग चैट बॉक्स में अपना अपना वो लिखो, अगली। चैट बॉक्स में इन बोला both। मैंने। ऑप्शन नहीं बता भाई।